नमस्कार। मैं अजय। देखो जी, अब चुनाव का जो रण है वो सज चुका और जरूरी भी है इस लोकतंत्र के लिए, क्योंकि चुनावी अगर रण नहीं सजेगा तो उस रण का महत्व क्या होगा और किस प्रकार से पता चल पाएगा कि कौन नेता हमारे लिए क्या करने का काम करेगा। अब 28 साल से तपस्या किसी कार्यकर्ता की, ऐसा तो है नहीं कि 28 साल जीवन काल के ऐसे दिए जाते हैं समाज को, राजनीति को, उसके लिए घर बार सब कुछ त्यागना पड़ता है। उसको संत की भूमिका निभानी पड़ती है कि मुझसे कोई ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए जिसके लिए मुझे पछताना पड़े राजनीति के अंदर। और 28 साल जिस बच्चे ने, जिस युवा ने, जिस मुकेश गौड़ ने तपस्या की हो, तो उसके लिए फूक फूके कदम धरने का तो टाइम है। भाजपा पार्टी ने विश्वास जताया जी, पहले प्रदेश के चेयरमैन थे, फिर जिले के, अब जिला अध्यक्ष बनाए। लेकिन एक चीज बड़ी खूबी से बारीकी से देखने को मिली भाजपा कार्यकाल के अंदर, चाहे ये कार्यकाल है चाहे जिला अध्यक्ष का पिछला कार्यकाल था, पिछला जो और प्रधान रहे हैं, मैं सभी का नाम और प्रधान रहे हैं, उनका गिल्ली मैंने 5 आदमी को दिखाया करते, और आज पूरा आदमी नाव न खोने, और वहां पे ऑफिस है जहाँ पे आज शहर की सख्त जरूरत है। पीछे एक कोर्ट है, वहीं पे सारे अधिकारी है। ये मैन का शहर रोड है, पुराना बस स्टैंड है, यानी पुराना बस स्टैंड ऐसा कोई नहीं होगा जो नए शहर को जानता हो। पुराना बस स्टैंड शहर के बीचों बीच भी देखा जा सकता। तो वो रण सज चुके। अब रण के अंदर योद्धा आ रहे हैं, और योद्धा आ आके आ आके आ आके वो अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कार्य देने का काम करने लगा। दादा नमस्ते। हाँ नमस्कार अजय भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। दादा, रण सज चुका, तो अब आप बताएं कि इस रण के अंदर मुकेश गौड़ की क्या भूमिका रहेगी। आधी बात तो आपने ही बता दी। देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहाँ पर मास के मुकाबले कार्यकर्ता के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। तो हमारा जो नीचे तक का नेटवर्क जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, वो नीचे तक पन्ने तक हमने बना रखा है। तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं और पूरी टीम उत्साह में है, क्योंकि हमने यहाँ विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो हमने नई नई लोकसभा के चुनाव में भिवानी विधानसभा, भिवानी में अंतर्गत लोकसभा हमने जीती है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मतलब जिला अध्यक्ष की क्या भूमिका निभाएंगे और क्या ग्रेड नंबर लेने का काम करेंगे पार्टी से, हाईकमान से। जो जिला अध्यक्ष के नाते 4 विधानसभा इस क्षेत्र में आती है, तो मेरे लिए तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम चारों की चारों विधानसभा जीत के आए। पिछली बार हम 3 जीते थे, 1 हार गए थे, सौभाग्य से अब की बार, वो भी क्योंकि जिनसे हारे थे आज वो भारतीय जनता पार्टी में, चारों की चारों विधानसभा में हम की बार जीतने वाले। तो मैंने उस नेता को जल्दी लिया है, मैं आप तो बीच में आना चाहूँ था, लेकिन लिया जल्दी, पहले उन पर ले लेते। मतलब अब क्या समीकरण बनेंगे कि दिग्गज चेहरे हैं, वो उस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनके कार्यकर्ता मानते थे, पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन आज यहाँ पे आके उन्होंने कहा कि हम तो कार्यकर्ता बन के काम करने आए हैं। तो दादा थोड़ा समझाओ। जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मनोहर खट्टर जी कहते हैं कि मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जेपी नड्डा जी हों, तो अमित शाह जी हों, राजनाथ जी हों, तो ठीक है, मैडम किरण चौधरी जी ने भी, मैं भी कार्यकर्ता के तौर पे आई हूँ। कार्यकर्ता ही यहाँ पर सब कुछ बनते हैं। पहले काम तो कार्यकर्ता का ही है, वो एमएलए भी हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब कार्यकर्ता है। उसके बाद में उसके पास हो डेजिग्नेशन। ये दादा, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज अगर भाजपा की बात करो तो आप यहाँ से तो मजबूत हैं, आपकी लोकसभा जीती, आपके कार्यकर्ता मजबूत है, आपके मंडल अध्यक्ष मजबूत है, आपकी कहीं ना कहीं टीम बड़ी एक्टिव दिख रही। तो लगता है कि आप किरण चौधरी के आने से भाजपा को और मजबूती मिलेगी, या फिर केस होता थोड़ा घूमे, मेरा समझा नहीं पाने लग रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे तो मजबूत हो। नहीं, मजबूत और मजबूत हो जाए उसमें दिक्कत क्या है? पहले मजबूत थे, इसमें कोई दो राय नहीं, अब और ज़्यादा मजबूती मिली है। मैडम किरण चौधरी जी की प्रदेश भर में लोकप्रियता है, खासकर चौधरी बंसीलाल जी का जो उनके प्रति लोगों का जो सम्मान था, उन परिवार के प्रति, और उन्होंने जिस प्रकार के क्षेत्र में काम किए थे, तो विकास को लेकर के चौधरी बंसीलाल जी विकास के रोल मॉडल रहे। उन्हीं के काम को आगे मनोहर खट्टर जी ने भी हरियाणा प्रदेश के नव निर्माता की भूमिका निभाई, और नायब जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम किरण चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, निश्चित तौर पर उनकी विचारधारा जो बंसीलाल जी की थी, और मैडम के साथ जुड़ने से, हमारे साथ उनकी जो फैन फॉलोइंग बंसीलाल जी के परिवार के साथ जो लोग हैं वो जुड़े हैं, तो हमारी मजबूती मिली पार्टी को। कोई
शर्त के आधार पे आए हैं या फिर वास्तवता में सेवा करने आए हैं? बंसीलाल जी के नाम से सेवा करना है, क्या शर्त क्या है? राजनीतिक है, कोई स्वार्थ तो मीठा बड़ा हुए है। नहीं, मंच के ऊपर खुद कह दिया कि मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर हूँ, शर्त कोई नहीं है। और कार्यकर्ता के तौर पे आई है, आगे चुनाव लड़ाएगी पार्टी, क्या करेगी पार्टी तय करेगी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन बीजेपी में तो कम से कम पहले तय होता नहीं है, वो तो समय की परिस्थितियों के अनुसार जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करता है वो सारी चीजें होती चली जाती नहीं तो जिस प्रकार से अब इस भिवानी हल्के की बात करूं, इस जिले की बात करूं, 9 विधानसभाओं की बात करूं, लोकसभा की बात करूं, तो तथा क्या समीकरण अब निकलेंगे, क्या बनेंगे और क्या आधार रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में मैं प्रदेश की ना भी बात करूं, मैं पहले मेरे जिले की बात जिले की करूं, तो हम चारों की चारों विधानसभा बहुत अच्छे मार्जिन से अब की बार जीतने वाले हैं। लेकिन जीतता को कैसे देखो, दादा जो नेता है, शुरू तो हमें दादा जो नेता आए हैं, दादा वो नेता तो आपके कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी बन के आए हैं। आप जीतने की बात कर रहे हैं, आप जीत की तरफ हो, जीतने वाले हो, लेकिन वो जो नेता आए यहाँ पे पार्टी के साथ में आए हैं, वो तो आपको प्रतिद्वंदी बन के आए हैं। ना प्रतिद्वंदी कैसे बन गया? जब भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसमें अपने आप को ढाल लिया कि हम ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हम पसंद करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का और मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ प्रदेश में जो काम किया, उनके विकास के रोल मॉडल को लेकर के हम उनके साथ काम करेंगे। तो प्रतिद्वंदिता कहीं बची नहीं, वो भी उसी काम के लिए, उसी विचारधारा के लिए काम करेंगे जिसके लिए हम वर्षों से करते आ रहे हैं। प्रतिद्वंदिता नाम नहीं। जिस प्रकार से आज आपके वर्तमान के विधायक की बात करो, आप जिला अध्यक्ष से सवाल बनता है आपसे, 15 साल से लगातार कंटिन्यू एमएलए साहब, दादा सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है कि अब की बार आपका हल्का पानी के लिए इतना इमाम हुआ, आपके हल्के में लाइट की व्यवस्था बिगड़ी, इतना इमाम हुआ दादा। दादा समझा सकते हो आपके हिस्से का पानी, आपके हिस्से की लाइट कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, और आपका एमएलए क्या करता रह गया? देखिए, इसमें एमएलए साहब के बारे में नहीं बोल सकते आप। पानी की और बिजली की जो दिक्कत रही, थोड़ी बहुत, पानी की थोड़ी ज़्यादा रही, बिजली की थोड़ी कम रही, उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा कि अब की बार पीछे के मुकाबले गर्मी जो आपने महसूस की होगी, 49 और एक दिन तो 50 डिग्री भी टेम्परेचर तक गया, तो जिसकी वजह से लोगों ने एसी और कूलर आपको मार्केट में मिलेंगे नहीं, एसी और कूलर और ये सारी चीज़ों की वजह से पानी की कूलर ज़्यादा चले अब की बार, तो पानी जो आया करता उसके मुकाबले कम नहीं आया, पानी ज़्यादा आया है। परंतु गर्मी की वजह से कूलरों ने, कूलर के अंदर अगर पूरे दिन एक कूलर चलेगा तो 50-40 लीटर कम से कम खाता होगा, सैकड़ों कूलर, मतलब हर घर में 5-5, 4-4 कूलर हैं, एसी की वजह से बिजली खपत ज्यादा हुई, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। दादा इसका कसूरवार भी कुदरती होगी, वर्तमान का वो वर्तमान का कुछ होता नहीं था। नहीं, मैं बताऊंगा आपको। आप मार्केट के अंदर चले जाएं, मार्केट में पूछे भी आपने पिछले साल कितने कूलर बेचे, मैं एक छोटा सा उदाहरण पूछ रहा हूँ, और आपने दूसरे दुकानदार से पूछे जी कितने एसी बेचे आपने, उनसे डबल या ट्रिपल जो अब की बार सेल हुई है। उसका कारण ये रहा कि गर्मी हुई, कुदरत की मार अब की बार गर्मी की जबरदस्त पड़ी है, और जिससे बचने के लिए लोगों ने एसी और कूलर का ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बिजली और पानी दोनों चीजों का कमी हुई। मैं मार्केट में जाऊंगा, कूलर का भाव दूंगा, एसी का भाव दूंगा, माना कि मुझे 100 रुपये, आप क्या करो ना, 200 मान लो, तो दादा मैं सीधा एमएलए जाऊंगा, बुझो एमएलए साहब तेरा हिस्से का पानी कौन लेगा, तेरा हिस्से की लाइट कौन लेगा? पानी और लाइट हमारे पास आई, परंतु जेन्युइन अगर इसको बात को आप ऐसे लंबा खींचने के लिए पूछे तो पूछे, परंतु अरे नहीं मेरे भाई, नहीं, सुनो, मैं बताऊंगा। पानी और बिजली का मैं टेक्निकल कारण बता दिया आपको। हर घर के अंदर अगर पिछली बार 2 कूलर चलते थे तो हर कमरे के अंदर कूलर चलाया, पिछली गर्मियों में अगर 4 घंटे कूलर चलाया था, तब की बार 24 घंटे कूलर चलाया। सबसे बड़ा कारण है कूलर और बिजली के लिए एसी, और ये कूलर की वजह से बिजली का लोड रहा। आपने देखा होगा कि बपोड़ा जो फीडर जो है उसके ऊपर आग लगी थी, उसके आग का कोई और कारण नहीं था, उसके अंदर वो तेल गर्म होकर के वो गर्मी आ गई, गर्मी की वजह से ये हुआ। बल्कि हमने अब की बार इनके अंदर भी कूलर लगाए ताकि इनकी मोटर जो है ना जल्दी गर्म ना हो, टंकियों में तेल भी गर्म ना हो, आधा घंटे के कट इसलिए देने पड़े ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो। एक सवाल और लूंगा कि समाज भिवानी का इतिहास रहा चुनाव का, ये चुनाव आते आते समाज पे आगे बढ़ जाता है, जाति मार्ग देखा जाता है। जिस प्रकार से आपके समाज की बात करूं, जिस प्रकार से आज आपकी अगुवाई की बात करूं, तो आपके समाज की तरफ से आप अगुवाई कहाँ देख रहे हैं समाज की, आप अपनी, और आपके पीछे आप समाज कितना देख रहे हैं? समाज के बारे में समझा नहीं। जैसे कि समाज की अगुवाई होती दादा कि अपने भिवानी में चुनाव है, आते आते वो जातियों के आधार पर बढ़ जाता है, तो समाज ने, आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि जो 8,000 वाले हैं वो तो एमएलए बन के राज करते हैं, और 40,000 वाले वो कब बढ़ते हैं। मेरे कमेंट में मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। और दूसरी, राजनीतिक व्यक्ति की कोई बरादरी नहीं होती, राजनीतिक व्यक्ति सर्वजातीय होता है, 36 बरादरी का होता है, और अगर उसके अंदर जातिगत आप देखते हो, जिसको आप जातिवाद मानते हो, तो ये है कि मान लो मेरी रिश्तेदारियां हैं
स्वाभाविक तौर पे ब्राह्मण परिवारों में होगी, मेरे मामे हैं, चाहे मेरी बहन ब्याह रखी है, चाहे मेरा भाई है, तो सब चीजें वो जातिगत नहीं और रिश्तेदारीवाद है, वो जातिवाद नहीं है। तो उस रिश्तेदारी के नाते देखे तो भाई ठीक है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, और ये ब्राह्मण बहुल सीट भी है, इसमें कोई दराय नहीं है, पर 40-42 हजार ब्राह्मणों के वोट हैं, तो आप उसको रिश्तेदारीवाद देख सकते हैं। आप धाराड़ो में जाएंगे तो हमारी 20-25 रिश्तेदारियां हैं, आप कायला में जाओ, बटाला में जाओ, आप कहीं भी इस तरफ जाएंगे तो क्योंकि लगते एरिए में होती है। मतलब सवाल आओ तो रिश्तेदारी ढूंढ दो। भाई रिश्तेदारी तो पहले सुनो, सवाल कर लो तो नहीं, नहीं, रिश्तेदारी भाई बात आप देखो, मैं बताऊं, आपने रिश्तेदारी की समाज है कि की बात, समाज की बात थी, इसमें मैं रिश्तेदारी इसको करता जातिवाद के तौर पे नहीं कहता। आप जिस चीज को कह रहे हो जातिवाद नहीं और रिश्तेदारीवाद है। अगर कोई जातिवाद की राजनीति करता है तो पॉलिटिशियन आदमी है ही नहीं, उसको उस समाज की संस्था का जिले का चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं कि विधानसभा का है। चुनाव। दादा एक चीज और है, जिस प्रकार से किरण चौधरी जी आपकी खेमे में आई है, पार्टी में आई है, तो उनको कहता है कि आयरन लेडी है, यानी दबंग लेडी है, बेबाक नेता है। अब जिस प्रकार से 28 साल की तपस्या आपकी है, और जी घनश्याम दास की तपस्या देखिए वर्षों वर्ष की तपस्या है, तो क्या लगता नहीं कि आपको उन जैसा बनना पड़ेगा, या उनको आप जैसा बनना पड़ेगा पार्टी के अंदर रहने के लिए, या फिर किस प्रकार से काम किया जाता दादा? वो गर्म दल के नेता है, आप ठंडा दल के नेता हो। ना ना ना, देखो मैं बताऊंगा, आपने पहले सवाल जो था उसी में किरण जी ने सारी चीजें कह दी, मैं कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में आए हूँ, तो स्वाभाविक है कि जो विचारधारा उसके साथ मिलकर काम करेंगे, सब अच्छा काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। किरण चौधरी जी की वजह से भिवानी में नहीं, प्रदेश में हमें लाभ मिलेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी नेता है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी ने किया, जिसकी वजह से उनको यहाँ आना पड़ा, और उनकी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं था, और उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस उस विचारधारा की रही नहीं है, और मैं भाजपा की आइडियोलॉजी। 40-46 हजार वोट है, गैदरिंग है, सब चीज है, तो उसकी आपके लिए अगुवाई क्या रहेगी, और आप उनके लिए क्या अगुवाई दिखाने का काम करेंगे? हमने वो उसको पूरा करेंगे। अब आपकी तैयारी क्या है इस विधानसभा चुनाव के लिए? मेरी तैयारी पूरी है, पार्टी आदेश करेगा कि आपने चुनाव लड़ना है। मैं भिवानी से, मैंने पहले भी कहा कि भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरी पूरी तैयारी है। मैंने ऑफिस खोल रखा है जनसेवा के लिए, यहाँ पर CSC सेंटर वगैरह है, लोग आप देखते ही हो कितने लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली सैकड़ों लोग आते हैं, और पार्टी कहेगी आपने चुनाव नहीं लड़ना, आपने तो चारों विधानसभा में जाकर के अपना काम करना, तो जाकर के काम। तो आज कितनी खुशी हुई, दोनों प्रतिद्वंदी एक स्टेज पर बराबर में दाएं बाएं बैठे थे। कौन प्रतिद्वंदी? किरण चौधरी जी आप थे, ना ना, वो ठीक है, सामने माहौल हाँ, ठीक है, मैं टिकट, हाँ, पिछली बार मैं टिकट मांगता था, और अगर पार्टी चुनाव लड़वाती तो मैं किरण जी के सामने चुनाव लड़ता, मैडम के सामने। परंतु अब किरण चौधरी जी बीजेपी में आ गई, अगर उनको बीजेपी तो शाम से चुनाव लड़वाती है, क्योंकि उनकी सीट बनती है, वो जो पार्टी तय करेगी वो तो क्या करेगी, तो मैं निश्चित तौर के ऊपर उसी जोश के साथ में उनके लिए वोट मांग। लेकिन किरण चौधरी जी के मुकेश गौड़ तो नाम याद है, घनश्याम दास आज नाम को नहीं याद आया। ना ना, वो देखो मंच के ऊपर ना हर चीज में ऐसे नहीं देखते, मंच के ऊपर को एक वो आज हमारे गलती रहेगी, वो लिख के नाम रखते हैं। क्या से लगता है दादा मंच के ऊपर? तो हम तो मीडिया वाले, हम तो क्या से लगाएंगे दादा? क्या से? मैं तो क्या बढ़ेगा कि मुकेश गौड़ आज भी याद रहा, और घनश्याम दास साहब जो वर्तमान के वो याद ऐसा मैं ध्यान नहीं दिया, आप चीजों पर हाथ सुना नहीं रहा होगा ध्यान, कई बार मेरे से भी ध्यान नहीं रहता, कोई और बोलता है तो उसे मेरा भी नाम ध्यान नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो नाम बोलते बोलते का नाम स्लिप हो जाता है। इस प्रकार से आज CM साहब आए, तो आपने क्या अपने जिले के लिए मांगने की डिमांड की है, क्या अपने लोगों के लिए डिमांड की है? क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, आपके पूरे हल्का भी साथ में है, जिला भी साथ में, चर्चा विधानसभा आपके साथ में है, तो आपने क्या ऐसा मांगा CM साहब से कि CM साहब हम वंचित इस चीज से हैं, हमें ये चीज दो, इसलिए हम आपको जीत भी देंगे और जीत दर्ज भी करवाएंगे? देखिए, आज CM साहब के साथ में करीब आधा दिन का कार्यक्रम था, ये 4-5 घंटे के आसपास CM साहब यहाँ रहे, और तकरीबन 500 के आसपास उनके पास लोगों की समस्याएं, एक एक व्यक्ति को उन्होंने, आपने खुद भी कवर किया होगा, एक एक व्यक्ति की समस्या को सुना, और जिसका काम DC और डी साहब और SP साहब दोनों साथी थे, यहाँ लोकल काम होने का था, उनको उसी टाइम पे आदेश दिए गए, बिजली बोर्ड के अधिकारी भी थे, तो जो यहाँ के काम थे वो यहीं सुलटाने के आदेश दिए, और जिन कामों का था भी ये चंडीगढ़ से होने, तो उनको उसी टाइम पे अधिकारियों को दे दिया गया, और बाकायदा एक एक व्यक्ति की समस्या सुनी है, उसका निश्चित तौर पर जल्दी समाधान होगा। तो एक चर्चा चल रही सोशल मीडिया पे कि शशि रंजन परमार भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं, तो क्या इसमें क्या आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, तो क्या मान रहे हैं? आपको दौलताड्य सवाल पाऊँ, शशि रंजन परमार क्यों बीजेपी छोड़ेगा? एक बार बीजेपी में जो आ गया, जिसने शाखा में जाके बोल दिया सदा वत्सले मातर ओमित है, ये जाकर के जिसने बोल दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा की पार्टी है, जिसने मूलतः बीजेपी, जिसने बीजेपी की विचारधारा को पकड़ लिया, बीजेपी छोड़ जंग ही नहीं सकता।
तो जिस प्रकार से आज सीएम साहब आए तो क्या क्या दे के गए हैं आपके हिसाब से सीएम साहब अभी सीएम साहब तो आज बेनिफिशियरी के लिए आए थे और हमने जो डिमांड की थी लिखित में दी है, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इधर चंडीगढ़ आ जाओ, मैं पूरे जिले भर की मांगे थी, आ जाओ बैठ के इनके ऊपर सारी चीज़ें बात करेंगे और उनको मैं सॉर्ट आउट करवा लेता हूँ। दादा आज आप कितने संतुष्ट सीएम साहब के प्रोग्राम से थे और क्या अब अगला कदम आपका रहेगा, क्योंकि चुनाव की तैयारियां हो चुकी? हाँ, चुनाव की तैयारी हो गई। उससे पहले भी हमने जो है 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मंडल अध्यक्ष और महामंत्री जो जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, ऐसे तो सब कार्यकर्ता जिम्मेवार हैं, परंतु जिनको हमने जिम्मेवारियां दे रखी उन सबको बुलाया था। और अभी हमारे कार्यक्रम आज जैसे ये योग दिवस का कार्यक्रम था, 23 तारीख को बलिदान दिवस मनाते हैं, 25 तारीख को काला दिवस कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार इमरजेंसी लागू की थी, इंदिरा गांधी ने जो आदेश दिए थे, तो ये कार्यक्रम हमारे जो है 23 तारीख को एक कार्यक्रम तो रोहतक में है, तो ये कार्यक्रम अब नियमित तौर पर चलते रहेंगे, लगातार दिन प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे और स्पीड डेली जो है काम को लेकर के बढ़ेगी। तो कैसे कहूँ, क्योंकि मैं अब एमएलए की मुहिम में चला रहा हूँ कि अब आपका एमएलए कैसा हो और आपका एमएलए कौन हो, तो दादा मैं मान सकता हूँ पार्टी की तरफ से भी आप शहर की डिमांड की वजह से कि आप एमएलए की दौड़ में हैं या किस प्रकार की बातें, तो शहर जानना चाहता है कि मुकेश गौड़ की भूमिका क्या है? ये कितनी बार बताऊं, अगर मन पार्टी कहेगी तो मैं, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे आदेश देगी तो मैं डंके की चोट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी तरफ से, मेरी व्यक्तिगत साथियों की तरफ से चुनाव की पूरी तैयारियां हैं। पार्टी कहेगी तो मैं डंके की चोट पर चुनाव लड़ूंगा और ये कहेगी कि जाकर के फील्ड में अपना काम करो, चुनाव नहीं लड़ाना, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और लोगों के लिए मैं काम करूंगा। चलो, तो ये थे मुकेश गौड़ जी, जिला अध्यक्ष जी। अब वास्तवता में चीज देखने वाली होती है नेताओं की, क्योंकि नेता चीज दिखाते तभी जनता के आगे जाने का काम होता है। मैंने इनका कार्यकाल देखा, मैंने पिछले प्रधानों का काम कार्यकाल देखा, तो मैंने वो बताने का काम किया। इससे कोई अपने आप को ये ना हो कि मैंने किसी को नीचा दिखाने का काम किया, जो चीज थी मैंने वो बताने का काम किया। एक विनती आपसे है, अब दादा ने इतना बढ़िया ऑफिस बना रखा है कि आप बाथरूम की वजह से जाते हो तो आप उसके अंदर थूकने का काम ना किया करें, उसको बाथरूम की जगह यूज किया करें, ताकि वहाँ पे स्वच्छता दिखे, स्वच्छता रहे, क्योंकि अभी आपको लंबा चल रहा है इस ऑफिस को भी और इस जगह को भी, तो आप उनका सारथी बन के काम करें, ये से ना गंदे थूकने काम ना किया करें, कहीं अच्छा नहीं लगता। तो एमएलए के चुनाव की तैयारियां पूरी है, तो ये देखते हैं जी अब क्या माहौल बनेगा भविष्य के गर्व के लिए। ये भाजपा के नेता के अंदर भी जोश और उमंग देखी जा सकती प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर। JN सिन्हा से अजनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।